सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स जो 2021 का ऑफिशियल सैम्पल पेपर था और इसका जो पार्ट 5 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने बाकी सभी चैप्टर मैंने एनसीईआरटी के करा रखे हैं। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी सीरीज चल रही है, रिवीजन सीरीज चल रही है, वो सब आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उन सब के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा या फिर आपको प्लेलिस्ट या वीडियो लिस्ट को चेक करना है। बाकी इसके जितने भी पार्ट है वो भी हमने कर रखा है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे और वीडियो लिस्ट पे भी आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में दे रखा है, जबकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 67, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स। देखो, हमें इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि मोड निकालना नहीं है, मोड हमें पहले से ही गिवन है। यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स है इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो देखो 67 हमारा मोड है। ठीक है, तो 67 जो मोड है वो किस इंटरवल के बीच में आएगा। सिंस हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन क्या है, जो मोड है वो कितना है, 67 है। और ये 67 किस इंटरवल के बीच में आ रहा है बताइए। यहाँ पर लाइज बिटवीन 60 to 70। सो इसमें लाई कर रहा है तो ये जो हमारा 15 हो जाएगा। सो F1 हमारा क्या होगा 15। ये अगर F1 होता तो इसके नीचे वाला होता है F2। F2 हमारा 12 होगा और इसके ऊपर वाला F0 होता है और F0 हमारा क्या है, X है। और ये यहाँ पर है तो यानी कि जो L है 60 हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। L हमारा क्या हो जाएगा 60। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ जो मोड है उसका फॉर्मूला हम लिख लेंगे, क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 इंटू H। H क्या होता है, H होता है आपका डिफरेंस। कितने कितने का डिफरेंस, 40 से 50, 50 से 60। हमारा जो H है वो 10 है, 10 का डिफरेंस है। अब हम सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे। मोड हमें पहले ही गिवन है 67, L है 60, F1 हमारा है 15, F0 है X, 2F1 यानी कि 15 दूनी 30, F0 हमारा X है और F2 मेरा 12 है इंटू H यानी कि 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो देखो यहाँ से क्या जाएगा 15 माइनस के X इंटू 10 अपॉन में क्या है 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 माइनस के X। एलसीएम ले लेंगे, 18 माइनस X इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 15 माइनस X इंटू 10, इसके अपन में कुछ नहीं है, एलसीएम नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। इधर क्या है 67। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ से 67 मल्टीप्लाई करो। हमने क्वेश्चन को थोड़ा ना पेचीदा कर लिया, मतलब थोड़ा लेंथी कर लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा और इजीली हो सकता था। इस कैलकुलेशन पार्ट को आप स्किप करो, ऐसा मत करना, इससे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या करना, 67 यहाँ है, प्लस का 60 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 60, ये बढ़िया रहेगा। और नीचे क्या 18 माइनस के X, यहाँ से क्या आ गया ओनली 7। ठीक है, 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 150 माइनस के 10X अपॉन में 18 माइनस X। अब ये थोड़ा सिंपल हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहता है। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करो, 18 सत्ते 126 माइनस के 7X। ठीक है, X को एक तरफ रखते हैं और बाकियों को एक तरफ, तो ये माइनस का 10X इधर के प्लस का 10X, ये प्लस के इधर के माइनस का, तो 3X इसका क्या आ गया 24, 3 8 जा। सो X की वैल्यू कितनी आ गई 8। ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर? ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ये 35 एंड 36। ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। ठीक है, इनको अब हमें करना है। तो जब क्वेश्चन और है ना, इंटरनल चॉइस दे रखा है, तो इनमें से कोई एक करना है आपको, दोनों नहीं। तो जो इजी हो वो करो, ठीक है, लेकिन हम सारा करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। कह रहे हैं 2 पाम ट्रीज आर ऑफ इक्वल हाइट्स। हमारे पास 2 पाम ट्रीज हैं जो जिनकी हाइट आपस में इक्वल है। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर वन अदर साइड ऑफ द रिवर विच इज़ 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट ओ बिटवीन। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जिसको थोड़ा सा घुमा के लिख दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर 2 खंबे लगे हुए थे, इन्होंने पाम ट्रीज बोल दिया है, दैट्स इट। फ्रॉम अ पॉइंट ओ बिटवीन दैम ऑन द रिवर एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्रीज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्रीज। ईजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, आपके पास एक सड़क है जिसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 80 मीटर। उसकी जो चौड़ाई है सड़क की टोटल वो कितनी में 80 मीटर है। सड़क के दोनों किनारों पर 2 पाम ट्रीज हैं सेम हाइट के। क्लियर? इसकी हाइट अगर h है, लेट हाइट ऑफ द ट्रीज अगर h है तो ये भी h होगा और ये भी h होगा, नो डाउट। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको A B C D। सड़क के किनारे हम एक पॉइंट लेते हैं O। ठीक है, पहला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बोल रहा है 60 डिग्री है, दूसरा कितना है 30 डिग्री है। तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पहला कितना है 60 डिग्री, एंड दूसरा जो इस टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, सो हमें ये हाइट भी निकालनी है और ये जो डिस्टेंस है वो भी पता करनी है। मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ द ट्री वो कितनी है h मीटर, ये हमने लेट कर ली h मीटर। ऑल्सो लेट हम क्या कर रहे हैं BO को हम x मीटर लेट कर रहे हैं। अगर BO x है तो OC क्या होगा, दिस माइनस दिस। ठीक है, तो ये OC हो जाएगा मेरा। ओके, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है और एक ये वाला, इन दोनों में रिलेशन लगाओ और इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करो। आपको ऑलवेज जो आंसर्स आपको निकालना है वो मिल ही जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो हम भी वही काम करेंगे। इन ट्रायंगल पहले ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हो। पहले मैं ले रहा हूँ ABC। ठीक है, आपको ये निकालना है और हालांकि लेंथ यहाँ है, ये आपको सब मान लेते हैं कि ये पता करना है, क्योंकि ये पता है तो ये पता हो गया ऑटोमेटिकली। हमेशा रिलेशन लगाते हैं जो आपको निकालना है और जो आपको पता है। एंगल के सामने वाला क्या होता है, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC। देखो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। यहाँ से होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि टेन थीटा, और थीटा कितना है अपन के पास 60। AB हमने माना है H, BC हमने माना है X, और 1060 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो H इसको क्या आ गया, ये अपॉन में इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा √3x। इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लिखोगे अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा ले लेंगे हम ODC लेंगे, ये निकालना है और ये पता है OC अपन के पास कितना है 80 - x। फिर से DC अपॉन OC, ये पता करना और ये पता है, तो ये भी आ जाएगा 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल हमारे पास अब की बार 30। ठीक है, DC है H, OC हमारे पास है 80 - x, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √3h। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। सिंस हमारे पास जो h की वैल्यू है वो क्या है, √3x है। यहाँ मैं रख सकता हूँ, रख दूँगा। तो √3 इंटू √3 3x, और ये माइनस का x इधर के प्लस का x, तो 4x इक्वल्स टू 80, 4 दूनी 0। x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है OB वो हमें मिल गया 20 मीटर। ये मिल गया 20 मीटर, और ये हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। ये भी हमें फाइंड करना था, मिल गया। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, h भी फाइंड करना है। h हमारे पास है √3x, x की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ रख देंगे 20√3 मीटर। सो जो हाइट ऑफ द ट्री है वो 20√3 मीटर है, और उनकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, एक की 20 मीटर है, एक की 60 मीटर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, NCERT पे बेस्ड क्वेश्चन था, आराम से हो गया। ठीक है, इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन दे रखा है वो RD शर्मा से रिलेट करता है क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। CBSE का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर आप देख रहे हैं बहुत ही ईजी है, NCERT पर बेस्ड है। अगर आप ढंग से NCERT प्रिपेयर करते हैं तो आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और में द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ध्यान से पढ़िएगा, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग 50 मीटर्स हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये भी NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर। ठीक है, आपके पास एक बिल्डिंग है और एक टावर है, NCERT का प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पर मेरा ये ज़मीन है और ये मेरी बिल्डिंग है, यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली एक टावर है। तो ये मेरी ज़मीन है, यहाँ पर मेरा बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा टावर है। तो मैं, और ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, तो यहाँ पर मैं बिल्डिंग लिख देता हूँ। बिल्डिंग को मैंने BO बोला है, और ये टावर है तो मैं TW बोल लूँ, ताकि हमें ध्यान में रहे कि बिल्डिंग है, ये टावर है। बिल्डिंग की हाइट उसने कितनी बोली है, 50 मीटर है। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और टावर की हाइट कितनी वो हमें पता नहीं है, मान लेते हैं कि टावर की जो हाइट है वो h मीटर है, टोटल हाइट। ये मेरा टावर है, उसकी हाइट में h मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसके ये जो मेरा डिस्टेंस है, ठीक है, इसके मैं पैरेलल ले लेता हूँ। ये ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी वो आपस में इक्वल होगी, बिकॉज ये आपस में पैरेलल हैं, तो ये आपस में डिस्टेंस इक्वल होगी। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये है और ये मेरा बॉटम है। कह रहे हैं टॉप एंड बॉटम, पहले टॉप आता है, टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 50 मीटर्स हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। ये टावर का टॉप है, ठीक है। इस टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम में, टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर बनता है, ठीक है। इधर में जो एंगल बनेगा ऑब्वियसली यहाँ पर भी वही एंगल बनेगा। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, टावर 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री है, कहाँ से, पहले टॉप पे आ रहा है, इससे पहले टॉप पे आ रहा है, ठीक है, फिर बॉटम पे आ रहा है। टॉप पे पहला कितना बोला है 30, यहाँ पे 30 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 30 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 60 है तो यहाँ पर भी 60 होगा, ठीक है। सो हमसे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर ये है, ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल वो x मीटर है।
तो हमने क्या क्या लेट किया है, और नाम तो दिया ही नहीं हमने, ए बी सी डी ई पॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या लेट किया है, हाइट, हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट ऑफ द टावर एच मीटर, ये एच मीटर है। उसके बाद हमने क्या लेट किया है, जो बी सी है, लेट बी सी वो कितना है, एक्स मीटर। अगर बी सी एक्स है तो ऑब्वियसली ए डी भी एक्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, ये अगर 50 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 50 मीटर ही है, सही कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगी ये भी वही डिस्टेंस होगी। डी सी भी मेरे पास 50 मीटर है। सो अगर बात की जाए ए डी की, ए डी की डिस्टेंस अब कैसे निकालोगे, टोटल में से इसको जब हम माइनस करेंगे तो इतना बचेगा, टोटल है h और इतना है 50। ठीक है, ओके। सो कौन से दो राइट एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और ये बन रहा है, इन्हीं में लेना है। अच्छा, हमें निकालना तो ये है और हमें पता क्या है, ठीक है, पता हमें ये है क्योंकि दोनों जो राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन डिस्टेंस दिखी जाती है, ये जो डिस्टेंस है दोनों में क्या है, कॉमन है, तो उसी को प्रेफर करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, 30 के सामने ये परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर पता हो जाए और इसमें हम ऐड करेंगे देंगे तो बात बन जाएगी। तो ए डी हमें निकालना है, ई डी, और हमें पता क्या है, कॉमन डिस्टेंस लेना है। हालांकि पता नहीं है तो दोनों में कॉमन है, इसलिए मान के चलने की ये पता है ए डी। तो अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, और थीटा कितना है 30। ई डी हमें निकालना है, और ई डी हमें निकालना है, और ई डी हमारे पास कितना है, h माइनस 50, h माइनस की 50। और फिर है अपन के पास अब नीचे क्या है, ए डी, ए डी को हमने क्या माना है, x, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, अगर ये x है तो यहाँ से लेकर यहाँ पर भी x होगा। ठीक है ना, तो देखो वैल्यू हमने पुटअप कर दी, tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ से आ जाएगा h√3 माइनस के 50√3, x बन जाए x। कुछ बना नहीं बना है ना, बात बनी, फिलहाल तो नहीं बनी, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, यहाँ तक, जहाँ तक नहीं बनी यहीं पर छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ अगेन दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, बी सी ई में। फिर से ये चीज़ आपको पता करनी है ना, तो ई सी और ये पता है अपॉन बी सी, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 60। ई सी हमने क्या माना है, एच, बी सी हमने एक्स माना है, 10 60 वैल्यू √3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एच बन जाए एच √3x। ठीक है, ये चीज़ आ गई। सो हम क्या कर सकते हैं, देखो h की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, √3x, यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ x हियर इन इक्वेशन फर्स्ट, √3x, बाहर से √3। ठीक है, ये माइनस के 50 इधर ले आए डायरेक्ट, प्लस के 50 √3, और ये ऑलरेडी प्लस के x यहाँ पर है। ठीक है, इसको इधर ही ले आए डायरेक्ट, √3 × √3 3x, प्लस का x इधर गया माइनस का x, 50 √3 यहाँ से आ जाएगा 2x, 50 √3 2 से डिवाइड कर दूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई, 25 √3। ये एक आंसर है। हमसे पूछा था कि जो बॉटम का डिस्टेंस होगा कितना होगा, ये भी हमें निकालना, तो वो हमने निकाल दिया, एक आंसर आ चुका है। अगेन हम यहाँ रख देंगे क्योंकि हमें हाइट भी पता करनी है, फ्रॉम सेकेंड h = √3x, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर,
कितनी है 25√3, तो √3 इंटू √3 3 इंटू 25, 25 3 75। सो जो बिल्डिंग की हाइट होगी वो कितनी होगी 75 मीटर होगी। क्लियर, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इजी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बोर्ड में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ अ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर into a cylindrical tank of base radius 40 centimeter at the rate of 0.7 meter per second. By how much will the water rise in the tank in half an hour? Okay, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास एक टैंक है बड़ा सा, ठीक है, उसमें आप पानी भर रहे हैं। इस टैंक में आप क्या भर रहे हैं, पानी। टैंक में पानी जब भर रहे हो तो इसमें ऐसे तो नहीं भर सकते ना, पाइप लगा है एक छोटा सा पाइप। खास बात यह है कि ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है और ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। इसमें जब पानी भर रहे हैं ना, हम पानी डालेंगे तभी भर रहेगा, और जैसे जैसे पानी भरोगे तो पानी ऊपर जाएगा। कह रहे हैं पानी जो ऊपर जा रहा है उसकी हाइट कितनी ऊपर जाएगी वो हमें बताना है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी हाइट h मीटर हाइट ऊपर जाएगी पानी की, और इस पाइप से जितना 30 क्या बोले बाई हाउ, क्या बोला इनटू दिस पाइप बाई हाउ। कह रहे हैं वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द सिलेंडर पाइप इंटर डायमीटर टैंक ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, बाई हाउ मच विल द वाटर राइज इन द टैंक हाफ आवर। हाफ आवर का मतलब वो 30 मिनट में जब अगर उसमें पानी डालोगे 30 मिनट इस पाइप से जब पानी आएगा तो जो पानी आएगा तो वो टैंक में कितना ऊपर चढ़ जाएगा वो हमें निकालना है ना। यानी कि जितना पानी यहाँ इस पाइप से आएगा उतना ही पानी यहाँ ऊपर भी आएगा, वही पानी इसके अंदर आ रहा है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। देखो सबसे पहले क्या बोला है, पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ बेस रेडियस 40 सेंटीमीटर। इसका जो बेस रेडियस है वो कितना है 40 सेंटीमीटर। कैपिटल आर से प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। किस स्पीड से पानी भर रहे हैं, देखो जब टैंक में जो स्पीड्स जो डिनोट होती है ना, जो स्पीड होती है एक्चुअली वो क्या होती है, हाइट का काम करती है, लेंथ का काम करती है। तो जो स्पीड है मेरी वो कितनी है 0.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है 0.7 मीटर, यानी कि जो हाइट है मेरे पास, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ये सेंटीमीटर में, 0.7 का मतलब है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है 7 सेंटीमीटर, 0.7 है ना, तो उस मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7.00 आएगा, तो 60 सेंटीमीटर लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस पता है, हाइट पता है, ठीक है। तो ये एक सेकंड में इतना पानी भर देती है, ठीक है। तो देखिए सिंस लेंथ ऑफ वाटर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना भरेगा, यानी कि वॉल्यूम, यानी कि क्या पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू मत रखना, सीक्रेट टिप्स है। रेडियस हमारा 1 है और एच हमारा क्या है 7 है, यानी कि ये आ जाएगा 7 पाई। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, ठीक है। 1 सेकेंड में ना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज़ देख लीजिए, 0.7 मीटर था, 0.7 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकम
700 पिच 0.1 प्लस के बाद सॉरी यहाँ पर 70 आएगा, 7 नहीं आएगा, 70 आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये 70 पाई हो जाएगा। ये वॉल्यूम है 1 सेकेंड में, ठीक है। सो 60 सेकेंड बोले तो 1 मिनट, 1 मिनट पे कितना वॉल्यूम फिर भरेगा, यानी कि अगर 1 मिनट में इतना भरता है सेंटीमीटर क्यूब, तो 60 सेकेंड में कितना बढ़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 छंग 42 0, ठीक है। इतना भरेगा 60 सेकेंड में, इतना भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट में अगर इतना भरता है, सो 30 मिनट में कितना फ्लोटिंग कर देगा, सो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इतना पानी, इस इक्वेशन नंबर 1 में इतना पानी इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है, यानी कि जो इसका वॉल्यूम है 30 मिनट में जितना पानी जा रहा है वही पानी टैंक के अंदर आ रहा है। तो इस टैंक का जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसे लिख देना, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप, और जैसे भी थोड़ा वर्ड में आप समझ सकते हैं, पाइप इन 30 मिनट। समझ गया होगा मैं कहना चाहता हूँ, प्रॉपर लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr²h, और ये h हमें फाइंड करना है, हाइट, टैंक पे पानी कितना बड़ा वही हमें निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ पाइप हमने निकाल रखा है अभी 30 मिनट के लिए, 30 × 4200, ठीक है। सो और हाँ, पाई भी है साथ में, पाई से पाई कैंसिल, आर हमारे पास कितना है 40 स्क्वायर, 40 का मतलब 4 चक्कू 16 इधर भी 00, इधर भी 00, कैंसिल आउट, ठीक है। सो ये 16 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, काटो, कटेगा इसको, काटो, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर 2 से 2 4 जा, 2 1 जा 15, ठीक है। तो 15 × 21/4, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ना, तो जो आपको हाइट मिलेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करोगे तो ये हाइट मिलेगी आपको, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा आपका आंसर। अगर किसी भी टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन गया। अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम पर। कह रहे हैं, बहुत ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। कह रहे हैं अ मोटर बोट covers a distance of 16 kilometer upstream and 14 kilometer downstream in 6 hours. In the same time, it covers a distance of, same time में ना वही 6 घंटा ही है. In the same time, it covers a distance of 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है. मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ. वहाँ पे भी मैं बोला था कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बोर्ड में. सैम्पल पेपर में आ चुका है, बोर्ड में भी आ सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपके पास ये ना पानी है. पानी दो टाइप के होते हैं, जैसे पानी ठहरा हुआ है और एक टाइप का पानी होता है बहता हुआ पानी. बहते हुए पानी की अलग अपनी स्पीड होती है और ठहरे हुए पानी में कोई स्पीड नहीं होती, उसमें आप खुद की स्पीड लगाते हैं. ठीक है, तो लेट स्पीड ऑफ द बोट, जो बोट उसमें तैर रही है ना उसकी जो स्पीड है, लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि ठहरे हुए पानी में. ठीक है, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, गाना याद आ रहा होगा आपको, है ना. तो क्या करना है, लेट, हम ये लेट कर ले रहे हैं कि जो ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है. एंड
स्पीड, और यहाँ पे जो लहरों की जो स्पीड है अपनी, जो यहाँ पर जो नदी है, नदी में जो पानी की लहर है उसकी स्पीड मान लेते हैं। स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है, वो हम क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। तो देखो जिस तरफ पानी है अगर उसी तरफ आप जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा नदी में अगर आपने तैरा है, जिस तरफ पानी बहती है उसी तरफ अगर आप जाते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, और इसी तरफ पानी आ रहा है और इसी तरफ इसके उल्टे डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी। ठीक है, कौन सी स्पीड प्लस होती है, ये जो लहरों की स्पीड है वही प्लस होती है और वही माइनस होती है। ठीक है, सो डाउनवर्ड, देयरफॉर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों एक तरफ जब जा रहे हैं नीचे की तरफ स्पीड। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर लहर जा रही है उधर बोट जा रही है। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड अप स्ट्रीम क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। सिंस जो टाइम होता है ना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि जो टाइम 1 एंड टाइम 2 दो चीज़ का कंडीशन बोला है कि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। टोटल टाइम कितना लेता है, 6 घंटा, 6 आवर्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ प्रॉपर वे में, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम अप एंड 24 किलोमीटर डाउन, टोटल टाइम कितना लगता है, 6। तो देखो इसके लिए टाइम बोले तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 16, अप स्ट्रीम के लिए क्या है x माइनस वाई, 24 स्पीड टाइम 2 ना, और किलो डिस्टेंस हमारी 24 है, डाउन स्ट्रीम के लिए क्या है x प्लस वाई, 6 है टोटल लगता है। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में मैं बोला है सेम टाइम मतलब 6 घंटे ही लगते हैं। इट कवर्स डिस्टेंस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब T1 प्लस T2 फिर से 6 है, लेकिन अब की बार थोड़ा चेंज कर दिया कंडीशन में, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम है प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। तो टोटल टाइम क्या है 6। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास 12, अप स्ट्रीम के लिए क्या है हमारे पास x माइनस वाई, और सेकंड कंडीशन में और डिस्टेंस हमारे पास 36 है और डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड हमारे पास है x प्लस वाई। ये हमारी आ गई सेकंड कंडीशन। अब एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th NCERT में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपने सीखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक सिमेट्री दिख रही है कि दोनों के अपॉन में x माइनस वाई है, दोनों के अपॉन में x प्लस वाई है, और हमें इंडिविजुअली x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, ये भी अपॉन में है, यहाँ पे भी अपॉन में है, इधर भी अपॉन में और इधर भी अपॉन में है। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इसको a मान लेंगे, एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को इसको हम b मान लेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट पहला जो इक्वेशन है हमारे पास, अगर उसको प्रॉपर लिखा जाए तो ये है, ये है हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, इसको ढंग से लिख दिया। इसको हमने क्या बोला है a, इसको हमने क्या बोला है b। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन में डायरेक्ट कर रहे हैं हम 12a
36b, यहाँ हो जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 4। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से पहले ए और बी को फाइंड करेंगे और फिर ए बी निकल जाएंगे, यहाँ रखने पर फिर हमें एक्स और वाई मिलेगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड आपको हर किसी को आता ही होगा, है ना। अब ये चीज़ आ गई, हाँ। अब यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 24, यहाँ पर 36 है। क्या किया जाए, है ना, क्योंकि एलिमिनेट करने के लिए एक को तो इक्वल बनाना ही पड़ता है। चलिए हम एक को हटाते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन सरल बढ़ेगा। ठीक है, सो आ जाते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पर। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, आई थिंक सॉल्व करना तो आता ही होगा। एक को हटा दें हमें, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 16 से। तो 16 इंटू 12 कितना हो जाता है, 192 ए। फिर आपको क्या करना है, 24 इंटू 12, तो ये हो जाता है 288 बी, 12 छंग 72। फिर इसमें 16 से मल्टीप्लाई करना है, ऑब्वियसली ये 192 ही आएगा। और 36 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 576 बी। और 16 छंग कितना होता है, 16 छंग 96। ठीक है, सेम साइन होने पे क्या करते हैं, माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, आपको सॉल्व करना है, 576 में से माइनस करना है 288। ठीक है, तो यहाँ पर 288 बी बचेगा माइनस का, और 96 में से माइनस करना है 72, तो ये आ जाएगा 24 माइनस का, कैंसिल। तो यहाँ 24 है, यहाँ 288 है। ठीक है, तो डिवाइड करो, 288 डिवाइडेड बाई 24, तो कट जा रहा है 12 बार में 20। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई 1/12। ठीक है, बी की वैल्यू आप यहाँ रख दो थर्ड में, 16a 24, बी की वैल्यू है 1/12, 12 दूनी 24, 2 1 ज़ा 2, 6, 16a 6 - 2 यानी कि 4/16, 4 एकम जा को 16, तो ए की वैल्यू आ गई 1/4। हमें ए और बी फाइंड नहीं करना है, हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। अब ए और बी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर ए और बी में रख देंगे। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो हमारे पास 1/x - y को हमने a माना था और a हमारे पास 1/4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो x - y = 4 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। और 1/x + y को हमने b माना था और b की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/12, तो x + y हमारे पास आ जाएगा 12 1 = 12। ठीक है, सॉल्विंग 5th and 6th। तो x - y = 4, x + y = 12, ऐड करेंगे, 2x = 16, 2 × 8 = 16, तो x की वैल्यू 8। और x को हमने क्या बोला था, x को हमने बोला था स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो 8 घंटा प्रति, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आंसर आया। ठीक है, x - y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू हमने कितने निकाली, 8, यहाँ रख देंगे, प्लस का 4 इधर के माइनस का और माइनस का इधर के प्लस का। ठीक है, तो y को हमने कैलकुलेट किया था स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि जो लहरों की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 4 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। तो ये सेक्शन 5th हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
एंड डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें।